Hello students, welcome to EduFriend, our e-learning platform. आज हम शुरू करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी ऑन चैप्टर सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स. ओके, चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, देखो अभी देखो यहां पे लेट अस कंसीडर अ मेटल रॉड हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A. और एक बार मेटल रॉड जिसकी लेंथ क्या है L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A. ओके, अब इस रॉड का ना वन एंड सीलिंग को फिक्स किया है. और एक बार रॉड का वन एंड सीलिंग को फिक्स किया है एंड ऑन अनदर एंड क्या किया है, रॉड पे फोर्स P अप्लाई किया है. ठीक है, अब देखो ना, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स P, सपोज रॉड की लेंथ क्या है, इंक्रीज हो गई है. तो ये जो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड है ना, इसकी वैल्यू सपोज डेल्टा L है. ठीक है, तो रॉड की ओरिजिनल लेंथ क्या है L एंड चेंज इन लेंथ क्या है डेल्टा L. अब स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस फोर्स P रॉड में स्ट्रेस तैयार होगा. तो यहां पे स्ट्रेस मतलब सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन A. और एक बार ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स P रॉड में स्ट्रेस तैयार होगा. स्ट्रेस सिंबल सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला P अपॉन A. अब यहां पे P मतलब फोर्स, यूनिट न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर ना, तो यहां पे सिग्मा का यूनिट आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, उसके बाद देखो ना, हमने अलोंग द लेंथ फोर्स अप्लाई किया है, मतलब यहां पे क्या तैयार होगा, लीनियर स्ट्रेन. अच्छी तरह से देखो, लीनियर स्ट्रेन मतलब स्मॉल e एंड लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लीनियर डायमेंशन, मतलब क्या है, लीनियर स्ट्रेन. ओके, और एक बार सिग्मा इक्वल टू P अपॉन A एंड स्मॉल e इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L. यहां पे न्यूमरेटर में लेंथ, डिनोमिनेटर में लेंथ, मतलब दोनों का यूनिट कैंसल हो जाएगा. दैट्स व्हाई स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी. ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एंग्स मॉड्यूलस. अच्छी तरह से देखो, एंग्स मॉड्यूलस. ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल E से. और एक बार एंग्स मॉड्यूलस कैपिटल E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन स्मॉल e, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ओके, यहां पे हम सिग्मा की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं, P अपॉन A एंड स्मॉल e की वैल्यू डेल्टा L अपॉन L. अब यहां पे A कहां आएगा, डिनोमिनेटर में, L जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब कैपिटल E इक्वल टू PL अपॉन A इंटू डेल्टा L. अब डेल्टा L टर्म ना इधर लेंगे तो इनटू में आ जाएगा, तो देयरफॉर डेल्टा L इक्वल टू PL अपॉन A इंटू इधर आए तो अपॉन E. ठीक है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, अब यहां पे लास्ट एक बार रिवाइज करेंगे. P मतलब अप्लाइड फोर्स, A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड, L क्या है, ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ. एंड इस डेल्टा
एल को हम क्या बोल सकते हैं? डिफॉर्मेशन। अच्छी तरह से देखो, डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो। ओके, सो स्टूडेंट्स यहां पे ना ये जो इमेज है ना, क्या है? रबर बैंड ना। रबर बैंड पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब डिफॉर्म हो जाएगा ना। एंड जब फोर्स रिमूव करेंगे तो बॉडी विल कम टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। और एक बार फोर्स अप्लाई करेंगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स रिमूव कर देंगे तो body will come to its original position. That's why rubber band is elastic body. Elastic body की property elasticity. Okay? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मड। अब मड पे अगर फोर्स अप्लाई किया ना तो डिफॉर्म तो हो जाएगा, मगर फोर्स रिमूव करने के बाद मड ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगा। और एक बार फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्म तो हो जाएगा, मगर फोर्स रिमूव करने के बाद मड ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं करेगा। दैट्स व्हाई मड इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिसिटी। ओके, तो हम दोनों की डेफिनेशन देखेंगे। अच्छी तरह से देखो, अब यहां पे डिफाइन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। फर्स्ट, इलास्टिसिटी। अच्छी तरह से देखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट गेट डिफॉर्म्ड ऑन द application of the load and comes back to its original shape and size on the removal of the load. ओके ना? फोर्स अप्लाई किया तो डिफॉर्म हो जाएगा, फोर्स रिमूव किया तो ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करेगा, मतलब इलास्टिक बॉडी। अब नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी। ठीक है ना? अच्छी तरह से देखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच it get deformed on the application of the load and does not comes back to its original shape and size on the removal of the load. समझ में आया? ओके, राइट डाउन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर आपने ये इमेज देखा ना, यहां पे क्या किया है? गोल्ड को इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट क्या किया है? कन्वर्ट किया है। और एक बार गोल्ड मेटल को हैमर करके क्या किया है? इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट कन्वर्ट किया है। इसको हम क्या बोलेंगे? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। ओके, उसके बाद यहां पे क्या किया है? देखो, कॉपर को टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके इन द फॉर्म ऑफ वायर कन्वर्ट किया है ना, तो ये क्या है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। और एक बार मेटल को ड्रॉ करके या फिर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है क्या है? डक्टिलिटी। एंड मेटल को हैमर करके विदाउट एनी क्रैक शीट फॉर्म करने की जो प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या बोलेंगे? मैलिएबिलिटी। ओके, तो एक्चुअल डेफिनेशन देखो क्या है? डक्टिलिटी, it is the property of material due to which it can be drawn into thin wire. और एक बार, it is the property of material due to which it can be drawn into thin wire by the application of tensile force. ठीक है, इसको बोलेंगे डक्टिलिटी। तो एग्जांपल्स क्या है? माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन, silver, brass, etc. are examples of ductile materials. Okay, उसके बाद malleability, it is the property of material by virtue of which it can be rolled into thin sheet. और एक बार, it can be rolled into thin sheet without cracking and hammering. क्या बोलेंगे हम?
मैलिएबिलिटी। ओके, तो इन जनरल हम मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन तो लिख लेंगे। एग्जांपल्स क्या है भी? सेम, लीड, टीन, ब्रास, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर मैलिएबल मेटल्स। ठीक है, उसके बाद गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मटेरियल ऑफ ऑल द मेटल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। सपोज हमने एक मेटल पिन ली है एंड इस मेटल पिन से हमने क्या किया है? इस हार्ड स्टील प्लेट पे पेनिट्रेट करने की कोशिश की है। और एक बार, विद द हेल्प ऑफ दिस मेटल पिन हम क्या कर रहे हैं? हार्ड स्टील प्लेट पे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे स्टील प्लेट क्या है? बहुत हार्ड है, इसके लिए यहां पे पेनिट्रेशन नहीं होगा, मतलब नो पेनिट्रेशन। ठीक है, अब इसी मेटल पिन से हम क्या करेंगे? ये जो सॉफ्ट रबर की पाइप है ना, इसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो मेटल पिन विल इजीली पेनिट्रेट इनटू द रबर पाइप। इसका मतलब क्या है? स्टील प्लेट इज हार्ड मटेरियल एंड रबर पाइप इज सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है ना? तो यहां पे स्टील प्लेट की प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। एंड ये जो सॉफ्ट रबर पाइप है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सॉफ्टनेस। यहां तक तो समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जो है ना, ये क्या है? चाइना या फिर पोरिसलिन का कप है। और एक बार, चाइना या फिर पोरिसलिन का कप है जो ब्रेक हो गया है। उसके बाद ये क्या है? ग्लास है जो ब्रेक हो गया है। मतलब दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स। ओके ना, दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स। तो देखो, एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हार्डनेस। हार्डनेस में देखो, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग और टू रेजिस्ट द पेनिट्रेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग और पेनिट्रेशन बाय हार्डर बॉडीज इज कॉल्ड एज हार्डनेस। समझ में आया? ओके, उसके बाद ब्रिटलनेस क्या है? देखो, lack of ductility. Lack of ductility is called as the brittleness. For example, glass या फिर China material etc. Okay, the brittleness of a body is the property of breaking or fracturing without prior warning. ठीक है, और एक बार, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल गेट ब्रेक और फ्रैक्चर विदाउट एनी प्रायर वार्निंग। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, डिफाइन क्रीप एंड फटीग। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लो। यहां पे ये क्या है? मेटल रॉड, जिसका एक एंड सीलिंग को फिक्स किया है एंड दूसरे एंड पे ना सपोज 200 केजी इतना कांस्टेंट लोड परमानेंटली क्या है? अप्लाई किया है। तो क्या हो जाएगा? एज टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसका स्लोली क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रीप। और एक बार, मेटल रॉड, वन एंड फिक्स टू सीलिंग एंड अनदर एंड पे क्या किया हमने? परमानेंट 200 केजी इतना लोड अप्लाई किया है। तो यहां पे ये जो रॉड है ना, उसका स्लोली, मतलब 15, 20, 100 डेज तक मैंने लोड अगर ऐसा ही रखा ना, तो इस रॉड में थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन होता रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीप। ठीक है ना? तो क्रीप इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। तो डेफिनेशन देखो, द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन with time which the material undergoes due to the application of external steady loads is called as creep or time yield or plastic flow. समझ में आया? ओके,
सो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? फटीग। तो पहले एग्जांपल देखो। एक्चुअली ना ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट थी। इस रेक्टेंगुलर प्लेट पे ये क्या हो गया है? रिपीटेड लोड बहुत टाइम के लिए अप्लाई हुआ है। अगर बहुत टाइम के लिए ऐसे अगर रिपीटेड लोड अप्लाई हुआ तो यहां पे प्लेट का फेल्यूर हो गया है ना, इसको क्या बोलते हैं? फटीग फेल्यूर। ओके, तो फटीग की डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फेल्यूर of materials under fluctuating और repeated loading। ठीक है ना? इस टाइप के फेल्यूर को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है ना मटेरियल की, उसको क्या बोलते हैं? हम फटीग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, डिफाइन पंचिंग शियर। ओके, उसके लिए ना हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट हैविंग थिकनेस T, और ये क्या है? पंच हैविंग डायमीटर D। ओके, अब हम ना इस पंच पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पंच का बॉटम एंड प्लेट दोनों का जो कांटेक्ट एरिया होगा ना, वहां पे हाई फोर्स तैयार होगा। उस हाई फोर्स को हम क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड फोर्स। ठीक है ना? एंड ड्यू टू दैट हाई लोकलाइज्ड फोर्स क्या हो जाएगा? यहां पे होल तैयार हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या हो गया? फेल्योर ऑफ द प्लेट हो गया ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पंचिंग शियर। तो सिंपल डेफिनेशन देखो, पंचिंग शियर इज अ टाइप ऑफ फेल्यूर ऑफ द मेंबर ड्यू टू हाई लोकलाइज्ड फोर्सेस। और एक बार, पंचिंग शियर इज अ टाइप ऑफ फेल्यूर ऑफ द मेंबर्स ड्यू टू हाई लोकलाइज्ड फोर्सेस। यहां पे हाई लोकलाइज्ड फोर्स कहां पे तैयार होगा? इन बिटवीन द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द पंच एंड प्लेट। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट, डिफाइन एंड डिस्क्राइब स्ट्रेस। तो उसके लिए ना हम एक एग्जांपल लेंगे। देखो ये क्या है? रॉड मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल। ठीक है ना? इस रॉड पे हमने क्या किया है? एक्सियल फोर्स P अप्लाई किया है। अब इस एक्सियल फोर्स P को रेजिस्ट करने के लिए रॉड के ईच सेक्शन में, कहीं भी चेक करो, ईच सेक्शन में क्या तैयार होगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तैयार होगा। ओके, और एक बार, इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए रॉड के ईच सेक्शन में क्या तैयार होगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तैयार होगा। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तैयार हुआ है ना, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? एज दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहां पे ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तैयार हुआ ना, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस रॉड, इनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। ठीक है ना? बट मैंने क्या बोला है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट्स व्हाई हम स्ट्रेस को कैसे लिख सकते हैं? P अपॉन A। समझ में आया? सो डेफिनेशन देखो, when a body of elastic material is acted upon by an axial force, equal internal restoring force develops. That internal restoring force per unit cross section area is defined as stress. Okay,